इस विस्तृत चर्चा में आज का हमारा विषय देखने में बहुत ही बुनियादी लगता है, लेकिन अगर हम इसके ऐतिहासिक पन्नों को पलटे तो ये बेहद जटिल और दिलचस्प है। और वो विषय है क्या, जरा स्पष्ट कर दें। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की, और विशेष रूप से हमारा पूरा ध्यान केंद्रित होगा भाग 2 यानी नागरिकता पर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। और यह भी बता दूं कि हमारे पास जो ऐतिहासिक और कानूनी दस्तावेज है वे 1 मई 2024 तक पूरी तरह से अद्यतित हैं। सही कहा। तो आज की इस चर्चा का मुख्य मिशन यह समझना है कि आजादी और विभाजन के उस बेहद उथल-पुथल वाले दौर में संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिक शब्द को आखिर परिभाषित कैसे किया। ये कोई आसान काम नहीं था उस वक्त। बिल्कुल नहीं। आमतौर पर नागरिकता सुनने में बहुत सीधा और सरल लगता है। ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई पासपोर्ट है या कोई सरकारी पहचान पत्र है तो बस वो नागरिक है। हाँ, आज के दौर में तो हम यही सोचते हैं। लेकिन इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि 1947 और उसके बाद के शुरुआती सालों में ये किसी बहुत बड़ी और उलझी हुई पहेली से कम नहीं था। देखिए, उस समय के हालात की कल्पना करना आज के दौर में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। जब हम इन पन्नों और अनुच्छेदों को पढ़ते हैं तो ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि संविधान के ये हिस्से सिर्फ स्याही से लिखे गए कुछ सूखे कानूनी नियम नहीं है। तो फिर ये क्या है असल में? ये उस समय के लाखों लोगों की आवाजाही, उनके रातों रात बेघर होने, उनके फिर से बसने और उनके पूरे जीवन का एक जीता जागता कानूनी दस्तावेज है। बहुत बड़ी बात कही आपने, लाखों लोगों की जिंदगी का दस्तावेज। हाँ, उस समय जो राजनीतिक और सामाजिक हालात थे उसमें किसी एक परिभाषा को गढ़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। बिल्कुल, क्योंकि जमीन तो बट ही रही थी। सही कहा। ये सिर्फ कुछ जमीन के टुकड़ों के बंटवारे की बात नहीं थी, बल्कि ये तय करने की बात थी कि कौन उस नई बन रही जमीन और उस नए राष्ट्र का हिस्सा होगा। ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल था। और एक बात जो इस चर्चा की शुरुआत में ही स्पष्ट कर देनी चाहिए वो ये है कि संविधान का ये भाग 2 भविष्य की नागरिकता के नियम तय नहीं करता। अच्छा, तो ये किस चीज के लिए था? ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक विशिष्ट दिन यानी 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ, ये तय करने के लिए लिखा गया था कि उस ऐतिहासिक दिन पर भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है कि हम 26 जनवरी 1950 की उस विशिष्ट समय सीमा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। स्रोतों का अध्ययन करते समय मैंने देखा कि नागरिकता तय करने की इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत संविधान के अनुच्छेद 5 से होती है। हाँ, आर्टिकल 5। ये अनुच्छेद उन लोगों के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार करता है जो उस समय पहले से ही भारत की सीमाओं के भीतर मौजूद थे। सही। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और भारी शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अधिवास, यानी अंग्रेजी में जिसे हम डोमिसाइल कहते हैं। डोमिसाइल। दस्तावेज बताते हैं कि नागरिकता पाने के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में इस अधिवास का होना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त थी। देखिए, इस अधिवास या डोमिसाइल शब्द को समझना इस पूरी चर्चा की नींव है। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। कानूनी रूप से अधिवास का मतलब सिर्फ किसी जगह पर रहना या किराए का मकान लेके बस जाना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसके पीछे एक बहुत गहरी भावना और कानूनी मंशा छिपी होती है। वो जगह जिसे कोई व्यक्ति अपना स्थायी घर मानता है और जहां हमेशा रहने का उसका इरादा होता है। मतलब जहां दिल बसता हो या जहां स्थायी रूप से रुकना हो। बिल्कुल। कोई व्यक्ति काम के सिलसिले में सालों तक किसी दूसरे शहर या देश में रह सकता है, लेकिन उसका अधिवास वही माना जाता है जहां वो अंततः वापस लौटना चाहता है। समझ गई। तो संविधान ये कह रहा था कि सबसे पहले तो व्यक्ति का भारत को अपना स्थायी घर मानने का पक्का इरादा होना चाहिए। लेकिन स्रोतों के अनुसार सिर्फ इरादा होना या अधिवास होना ये अपने आप में पूरी शर्त नहीं थी, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। अधिवास के साथ कुछ और भी जुड़ना जरूरी था। अनुच्छेद 5 कहता है कि अधिवास के साथ साथ 3 अन्य शर्तें रखी गई थीं, जिनमें से कम किसी एक को पूरा करना अनिवार्य था। और वो 3 शर्तें क्या थीं? पहली शर्त सबसे सीधी थी, व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। यानी जन्म से। दूसरी शर्त उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी जिनका जन्म तो शायद किसी कारणवश कहीं और हुआ हो, लेकिन उनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, यानी खून का रिश्ता। हाँ। और तीसरी शर्त उन निवासियों के लिए थी जो शायद भारत में पैदा ना हुए हों, लेकिन संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत के सामान्य निवासी रहे हों। उन 3 शर्तों को शामिल करने के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट सोच थी। वो क्या? अगर किसी का जन्म यहाँ हुआ है तो उसका मिट्टी से सीधा नाता है। अगर माता पिता यहाँ जन्मे हैं तो उसका पुश्तैनी या खून का नाता है। बिल्कुल। और जो तीसरी शर्त है,
5 साल तक सामान्य निवासी होने वाली वो उन लोगों को नागरिकता के दायरे में ला रही थी जो शायद विदेशी मूल के हों, लेकिन जिन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि और घर बना लिया था। ये तो बहुत ही समावेशी है। हाँ, ये एक नए राष्ट्र के लिए बहुत ही समावेशी दृष्टिकोण था जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपनाना चाहता था जिसका भारत के साथ एक वास्तविक और गहरा जुड़ाव था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर हम इसे उस दौर के नजरिए से देखें तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि ये नियम उन तमाम लोगों को एक सुरक्षा कवच और एक पक्की पहचान दे रहा था जो पहले से ही देश की सीमाओं के भीतर अपना जीवन बसा चुके थे। बिल्कुल सही पकड़ रही हैं आप। चाहे वे पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हों या पिछले 5 सालों से यहाँ अपना घर बना चुके हों। अनुच्छेद 5 ने रातों रात उनके मन से ये डर निकाल दिया कि नए देश में उनकी स्थिति क्या होगी। और ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। ये एक तरह से उस नए राष्ट्र की एक बहुत ही ठोस और स्थिर नींव तैयार कर रहा था। ये स्थिरता बहुत जरूरी थी क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस समय भयानक अस्थिरता से गुजर रहा था। विभाजन का दर्द। हाँ, अनुच्छेद 5 उन लोगों के लिए एक राहत था जो कहीं नहीं गए, जो वहीं थे और वहीं रहना चाहते थे। लेकिन जो लोग सीमाओं के आर पार जा रहे थे उनका क्या? यही तो बात है। असली कानूनी और मानवीय चुनौती तो उन लाखों लोगों की नागरिकता तय करने की थी जो रातों रात खिंची सीमाओं के आर पार आ जा रहे थे। इतिहास का वो दौर बड़े पैमाने पर हुए पलायन और उथल-पुथल का गवाह है। स्रोतों में भी इस अफरा तफरी का बहुत विस्तार से जिक्र है। विभाजन के कारण जो लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर उस पार से इस पार आए, मेरा मतलब है पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए संविधान में विशेष रूप से अनुच्छेद 6 बनाया गया। सही, आर्टिकल 6। मैंने दस्तावेजों में एक बहुत ही रोचक बात पढ़ी कि इस अनुच्छेद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जिक्र किया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम कड़ी है। यह अनिवार्य किया गया था कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है उसका, उसके माता पिता का या उसके दादा दादी में से किसी एक का जन्म उस भारत में हुआ हो जिसे 1935 के इस एक्ट के तहत परिभाषित किया गया था। देखिए, उस 1935 के एक्ट का जिक्र करना एक बहुत ही कूटनीतिक और आवश्यक कानूनी कदम था। ऐसा क्यों? 1935 के एक्ट में जिस भारत की परिभाषा दी गई थी उसमें वो पूरा क्षेत्र शामिल था जिसे हम अविभाजित भारत कहते हैं, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। अच्छा, यानी पूरा का पूरा उपमहाद्वीप? बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि संविधान निर्माता ये सुनिश्चित कर रहे थे कि जो शरणार्थी पाकिस्तान से आ रहे हैं उन्हें विदेशी नहीं माना जाएगा। ये तो बहुत ही सोच समझ कर किया गया था। चूंकि उनका जन्म उसी अविभाजित भूमि पर हुआ था, इसलिए उनका इस नई भारतीय जमीन पर भी उतना ही अधिकार है। ये एक तरह का पुश्तैनी जुड़ाव साबित करने का तरीका था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ पुश्तैनी जुड़ाव साबित करना ही काफी नहीं था। हाँ, कुछ और भी नियम थे। स्रोतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसके बाद संविधान निर्माताओं ने प्रवासियों को 2 अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया था और इसके लिए बाकायदा एक बहुत ही स्पष्ट और ऐतिहासिक तारीख तय की गई थी। और वो तारीख थी 19 जुलाई 1948। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि जो लोग इस तारीख से पहले ही भारत आ गए थे उनके लिए नियम काफी सरल रखा गया। कैसे? अगर वे अपनी वापसी के दिन से भारत के सामान्य निवासी के रूप में रह रहे थे तो उन्हें सीधे तौर पर भारत का नागरिक मान लिया गया। उन्हें किसी लंबी कागजी कार्रवाई में नहीं उलझाया गया। और उस 19 जुलाई 1948 की तारीख को चुनने का कारण बहुत ही व्यवहारिक था। ये कोई मनमानी तारीख नहीं थी। तो इस दिन ऐसा क्या हुआ था? इसी दिन दोनों नवगठित देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक तौर पर एक परमिट प्रणाली, जिसे परमिट सिस्टम कहते हैं, लागू हुई थी। अच्छा, तो कागजी कार्रवाई शुरू हो गई थी। हाँ, उससे पहले लोग बस जान बचाकर सीमा पार कर रहे थे। किसी के पास कोई कागज या दस्तावेज नहीं था। भयानक स्थिति रही होगी। बिल्कुल। इसलिए जो लोग उस तारीख से पहले आ गए उन्हें उनके निवास के आधार पर ही नागरिकता दे दी गई। ये प्रशासन की तरफ से एक बहुत ही बड़ी राहत थी। लेकिन जो लोग इस 19 जुलाई 1948 की तारीख के दिन या इसके बाद आए उनके लिए नियम कड़े कर दिए गए थे। हाँ, उनके लिए एक अलग प्रक्रिया थी। स्रोतों के अनुसार उनके लिए ये जरूरी था कि वे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के पास खुद को बाकायदा एक नागरिक के रूप में पंजीकृत करवाएं, यानी रजिस्टर करवाएं। सही कहा। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली शर्त ये थी कि कोई भी व्यक्ति सीमा पार करते ही सीधे पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सकता था। आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में रहना अनिवार्य था।
देखिए, वो 6 महीने की शर्त बहुत सोच समझ कर रखी गई थी। क्यों? इतनी सख्ती क्यों? उस समय हालात इतने अस्थिर थे कि बहुत से लोग सिर्फ अस्थायी हिंसा से बचने के लिए सीमा पार कर रहे थे, जिनका शायद स्थायी रूप से बसने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, तो ये परखने के लिए था? बिल्कुल। ये 6 महीने का इंतजार का समय, या जिसे हम कूलिंग ऑफ पीरियड कह सकते हैं, ये साबित करने के लिए था कि वो व्यक्ति वाकई भारत में स्थायी रूप से बसने के पक्के इरादे से आया है। तो ये फिर से उसी अधिवास या डोमिसाइल की भावना को पुख्ता कर रहा था। सही पकड़ा आपने। ये प्रशासन को ये परखने का समय देता था कि शरणार्थी का अधिवास का इरादा सच्चा है या नहीं। ये व्यवस्था उस समय की प्रशासनिक जरूरतों और मानवीय संकट के बीच एक बहुत ही सधा हुआ संतुलन था। ये तो बात हुई उनकी जो वहां से यहाँ आए, लेकिन स्रोतों में एक और बहुत ही जटिल स्थिति का वर्णन है जिसे अनुच्छेद 7 में संबोधित किया गया है। आर्टिकल 7। हाँ, ये बहुत ही भावुक कर देने वाला हिस्सा है। ये उन लोगों के बारे में है जो उस शुरुआती अफरा तफरी में या डर के माहौल में भारत छोड़कर उस क्षेत्र में चले गए थे जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। अनुच्छेद 7 का शुरुआती हिस्सा बहुत ही सख्त है। ये स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जी हाँ। भले ही वो अनुच्छेद 5 या 6 की कोई भी शर्त क्यों ना पूरी करता हो। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि संविधान निर्माताओं ने केवल स्ट्रिक्ट नियम ही नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने मानव स्वभाव, उस समय की घबराहट और जमीनी हकीकत को बहुत गहराई से समझा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 मार्च 1947 वो समय था जब विभाजन की सुगबुगाहट और दंगे शुरू हो चुके थे। बहुत से लोग डर के मारे पलायन कर गए थे, जाहिर है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनमें से बहुतों को ये एहसास हुआ कि उन्होंने गलत फैसला ले लिया है। हालात उनके अनुकूल नहीं हैं और वे वापस अपने घर यानी अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटना चाहते थे। बहुत ही दर्दनाक स्थिति रही होगी। इसीलिए अनुच्छेद 7 में एक बहुत बड़ा, परंतु जिसे कानूनी भाषा में प्रोवाइजो कहते हैं, जोड़ा गया, जो इस पूरे कानून का मानवीय चेहरा सामने लाता है। और दस्तावेज बताते हैं कि वो परंतु ये था कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया था, लेकिन वो अपनी गलती मानकर या परिस्थितियों के कारण पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट, जिसे परमिट फॉर रीसेटलमेंट कहते हैं, के साथ कानूनी रूप से भारत लौट आया, तो उसके लिए नागरिकता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं किए गए। बिल्कुल नहीं किए गए। ऐसे व्यक्ति को उसी श्रेणी में रखा गया जिसमें 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले प्रवासियों को रखा गया था, यानी 6 महीने वाला नियम। हाँ, उन्हें भी 6 महीने भारत में रहकर अपना पंजीकरण करवाना होता था, जिसके बाद वे वापस भारत के नागरिक बन सकते थे। ये प्रावधान सच में एक नवजात राष्ट्र की उदारता को दर्शाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सोच थी। उस भारी तनाव, खून खराबे और अनिश्चितता के बीच भी कानून बनाते समय ये ध्यान रखा गया कि कोई भी व्यक्ति जो सच में भारत को अपना घर मानता है, वो महज एक डर में लिए गए फैसले की वजह से बेघर न हो जाए। लौटने वालों के लिए ये कानूनी रास्ता खुला रखना राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक बहुत ही परिपक्व सोच का उदाहरण था। ये वाकई हैरान करने वाला है कि उस दौर में भी इतनी दूरदर्शिता थी। अब अगर हम सीमाओं के पार आ जा रहे लोगों से थोड़ा आगे बढ़ें, तो एक और बहुत बड़ा समूह था। आप किन की बात कर रही हैं? उस समय ऐसा तो नहीं था कि सारे भारतीय मूल के लोग सिर्फ भारत या पाकिस्तान की ही जमीन पर मौजूद थे। हाँ, ये बात तो है। बहुत से लोग व्यापार, शिक्षा या अंग्रेजों के समय में मजदूरों के रूप में ले जाए जाने के कारण दुनिया के अन्य देशों में रह रहे थे, जैसे अफ्रीका में, फिजी में या कैरिबियन देशों में, जिन्हें हम डायस्पोरा कहते हैं। बिल्कुल। स्रोतों में स्पष्ट है कि अनुच्छेद 8 विशेष रूप से इन्हीं वैश्विक भारतीयों या ओवरसीज इंडियंस को संबोधित करता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 8 उन सभी लोगों को ये संदेश दे रहा था कि भले ही वे 7 समंदर पार हों, नया भारत उन्हें भूला नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी 1935 के एक्ट के तहत परिभाषित अविभाजित भारत में जन्मे थे, लेकिन वो व्यक्ति वर्तमान में भारत के बाहर किसी दूसरे देश में सामान्य रूप से रह रहा है, तो वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। यानी जड़ें भारत में हैं तो दरवाजे खुले हैं। इसके जरिए उन लाखों लोगों को एक भावनात्मक और कानूनी डोर से जोड़ा गया, जिनकी जड़ें तो भारत की मिट्टी में थीं, लेकिन उनकी शाखाएं दुनिया भर में फैली हुई थी। और इसके लिए जो प्रक्रिया तय की गई वो भी काफी सुलभ थी। दस्तावेजों के अनुसार उन्हें नागरिकता का दावा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भारत वापस आने की आवश्यकता नहीं थी। तो उन्हें क्या करना होता था? वो जिस भी देश में रह रहे थे वहां मौजूद भारत के राजनयिक
या वाणिज्यिक प्रतिनिधि, जिसे हम डिप्लोमैटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उनके पास जाकर एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके खुद को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करवा सकते थे। दूतावास में जाकर। और सबसे खास बात ये थी कि ये पंजीकरण प्रक्रिया संविधान लागू होने से पहले भी की जा सकती थी और बाद में भी। ये प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि नया राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था और अपने प्रवासियों को एक कूटनीतिक संरक्षण प्रदान कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव की बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा भी तय की गई थी। वो सीमा क्या थी? एक नए आजाद और संप्रभु राष्ट्र को अपने नागरिकों से पूर्ण निष्ठा की आवश्यकता होती है, और यहीं पर अनुच्छेद 9 की भूमिका आती है, जो दोहरी नागरिकता के सवाल को हमेशा के लिए स्पष्ट कर देता है। स्रोतों को पढ़ते समय ये बात बहुत प्रमुखता से सामने आती है कि अनुच्छेद 9 इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट और सख्त है। हाँ, इसमें कोई ढील नहीं दी गई। इसके तहत दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप की किसी भी गुंजाइश को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। सही कहा। ये अनुच्छेद साफ कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से यानी बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6 या 8 के तहत भारत का नागरिक होने का दावा नहीं कर सकता। देखिए, इसके पीछे का जो दर्शन और तर्क था वो बहुत ही गहरा था। क्या तर्क था इसके पीछे? 1947 से 50 का दौर वैश्विक स्तर पर भी बहुत अस्थिर था। एक तरफ शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की शुरुआत हो रही थी, दुनिया गुटों में बट रही थी। वो तो है। ऐसे में भारत जैसे एक नए राष्ट्र के प्रति किसी भी नागरिक की निष्ठा बटी भी नहीं हो सकती थी। अगर कोई युद्ध या राष्ट्रीय संकट आ जाए तो दो देशों का नागरिक किस देश के प्रति वफादार रहेगा? ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक और नैतिक सवाल था। बिल्कुल। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह तय किया है कि नागरिकता एक पूर्णकालिक प्रतिबद्धता है। अगर आपने स्वेच्छा से किसी और देश को अपना लिया है तो आप कानूनी रूप से भारत के नागरिक नहीं रह सकते। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी। अब तक की चर्चा में हमने देख लिया कि 26 जनवरी 1950 के उस ऐतिहासिक दिन पर किन किन लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई। हाँ, चाहे वे पहले से यहाँ रह रहे हों, पाकिस्तान से आए हों या विदेशों में बसे हों। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये नागरिकता एक बार मिल जाने के बाद हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन गई? क्या ये एक अपरिवर्तनीय अधिकार था जिसे कोई छीन नहीं सकता था? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। स्रोतों में अनुच्छेद 10 इस निरंतरता की बात करता है। जी। ये कहता है कि जिन भी लोगों को इन शुरुआती अनुच्छेदों के तहत नागरिकता मिली है वे भारत के नागरिक बने रहेंगे। लेकिन इस लेकिन पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, ये एक बिना शर्त की गारंटी नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से उन कानूनों के अधीन रखी गई थी जो भविष्य में संसद द्वारा बनाए जाएंगे। और यहीं से हम इस पूरे भागदौड़ के सबसे अहम और शक्तिशाली हिस्से की ओर बढ़ते हैं, यानी अनुच्छेद 11। बिल्कुल। अनुच्छेद 11 दरअसल नागरिकता वाले इस पूरे भाग की धुरी है। स्पष्ट करता है कि भाग 2 में कही गई कोई भी बात भविष्य की संसद की शक्तियों को सीमित नहीं करेगी। मतलब संसद ही सर्वोपरि है। हाँ, संसद के पास ये पूरा और असीमित अधिकार होगा कि वो नागरिकता के अर्जन, उसकी समाप्ति और नागरिकता से जुड़े अन्य सभी मामलों पर नए सिरे से कानून बना सके। ये एक बहुत ही बड़ा रहस्योद्घाटन या जिसे हम आहा मोमेंट कहते हैं वो है। बिल्कुल है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि संविधान निर्माताओं ने जो भी नियम बनाए वे केवल उस समय की तात्कालिक और जटिल परिस्थितियों को संभालने के लिए थे। उनका मुख्य लक्ष्य सिर्फ ये तय करना था कि जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन हम भारत के लोग में कौन कौन शामिल होगा। एकदम सही। लेकिन भविष्य का नागरिकता की परिभाषा गढ़ने के लिए उन्होंने जानबूझकर पन्ने खाली छोड़ दिए और ये पूरी जिम्मेदारी आने वाली संसदों पर छोड़ दी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये संविधान निर्माताओं की गजब की दूरदर्शिता और विनम्रता थी। विनम्रता कैसे? वे इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि 1947 और 50 के जो हालात हैं वे हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। भविष्य में दुनिया बदलेगी, प्रवासन के नए तरीके आएंगे, भू राजनीतिक नई चुनौतियां पैदा होंगी और हो सकता है कि देश को नई तरह की प्रतिभाओं या लोगों की आवश्यकता हो। ये तो सच है, समय तो बदलता ही है। इसलिए उन्होंने एक स्थायी और कठोर नियम थोपने के बजाय आने वाली पीढ़ियों की नागरिकता तय करने का पूरा स्वतंत्र और अंतिम अधिकार देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संसद के हाथों में सौंप दिया। और इसी शक्ति का उपयोग करके कानून भी बने। बिल्कुल। इसी शक्ति का उपयोग करते हुए, जैसा कि हम जानते हैं, बाद में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जो आज तक समय समय पर संशोधित होता रहा है।
ये वाकई एक आंखें खोलने वाली और बहुत ही गहरी जानकारी है ना? इस पूरी चर्चा को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आज के दौर में जब भी हम समाचारों में नागरिकता कानूनों को लेकर कोई बहस या नई नीति की चर्चा सुनते हैं तो उन सबकी जड़ें संविधान के इसी भाग 2 और विशेष रूप से अनुच्छेद 11 द्वारा संसद को दी गई उसी असीमित शक्ति में ही छिपी होती हैं। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। ये ऐतिहासिक संदर्भ किसी भी व्यक्ति को नागरिकता जैसे संवेदनशील विषय पर सिर्फ सतही तौर पर सोचने के बजाय उसे कानूनी और ऐतिहासिक गहराई से समझने और अधिक तर्कसंगत नजरिया अपनाने में मदद करेगा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि 1947 के दौर में संविधान निर्माताओं ने अधिवास, किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास की अवधि और भौतिक सीमाओं को पार करने को नागरिकता का मुख्य आधार बनाया था। हाँ, जमीन और सीमाओं की बात थी। वे नियम ईंट और गारे से बने घरों और जमीन की सीमाओं पर आधारित थे। लेकिन आज हम जिस डिजिटल और तीव्र वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं उसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग है। आज तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। सोचिए, आज एक व्यक्ति भौतिक रूप से एक देश में रहता है लेकिन वर्चुअली वो किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा होता है। बिल्कुल, रिमोट वर्किंग का जमाना है। उसका सारा महत्वपूर्ण डेटा, उसकी डिजिटल पहचान, उसके वित्तीय लेन-देन दुनिया भर के अलग अलग सर्वर पर मौजूद हैं। सही बात है। ऐसे में जब किसी राष्ट्र से जुड़े होने के तरीके इतने अमूर्त और सीमाहीन हो गए हैं तो भविष्य में किसी राष्ट्र के नागरिक होने की परिभाषा क्या होगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये केवल भौगोलिक सीमाओं और किसी जमीन के टुकड़े पर शरीर के मौजूद रहने तक ही सीमित रह पाएगी? या आने वाले समय में जैसे अनुच्छेद 11 ने संसदों को कानून बनाने की शक्ति दी है, उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संसदों को डिजिटल नागरिकता या क्लाउड सिटीजनशिप जैसी किसी बिल्कुल नई अवधारणा के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या बात है! ये एक ऐसा विचार है जो वाकई दिमाग के तार झंझना देता है और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है ना? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जिस तेजी से हमारी दुनिया और काम करने के तरीके बदल रहे हैं, कौन जानता है कि आने वाले कुछ दशकों में ही एक नागरिक होने के मायने पूरी तरह से बदल जाएं। बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन आज की इस चर्चा में हमने कम से कम अतीत की उस मजबूत नींव को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है जिस पर हमारे वर्तमान राष्ट्र की पहचान टिकी हुई है। हाँ, अतीत को समझे बिना हम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। इस ऐतिहासिक और कानूनी पहेली को सुलझाने में जो नजरिया सामने आया है वो सच में अद्भुत है। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। जो लोग भी इस चर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद है उन्हें आज के इस विश्लेषण से कुछ नया, कुछ हैरान करने वाला और बहुत ही प्रासंगिक सीखने को मिला होगा। अगली बार जब भी नागरिकता की बात हो तो इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा कि भविष्य की डिजिटल दुनिया में एक नागरिक होने का असली मतलब क्या होगा। बिल्कुल कीजिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।